Check out ASAP Law's books on judiciary and UPSC. Coupon code and details in description box. हेलो, वेलकम टू लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज। सबसे पहले मैं सारे देशवासियों को आज जन्माष्टमी की बहुत शुभकामनाएं और मुबारकबाद देना चाहता हूं। आपको मालूम है कि विष्णु जी के 8th इनकारनेट जो थे वो कृष्ण जी थे, और गीता जो है वो एक सिर्फ रिलीजियस बुक नहीं है, एक फिलोसॉफिकल बुक है। उसमें से एक कोटेशन मैं आज जरूर यहाँ पे पढ़ना चाहता हूं। Experience cold or heat, pleasure or pain, these experiences are fleeting, they come and go, bear them patiently। अभी कोविड-19 की सिचुएशन है और बहुत से रीजन से देश में बहुत लोग डिप्रेस फील कर रहे हैं, जॉब्स नहीं है, तो गीता के इस मैसेज को याद करें और उससे जरूर हमको कुछ प्रेरणा मिलेगी इन मुसीबतों को झेलने की। ये जो आज का वीडियो है ये आम जनता के लिए तो जाहिर है कि बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस दे रहे हैं उनको इसको खास तौर से सुनना चाहिए, इससे नोट्स बनाने चाहिए। मुझे पूरी उम्मीद है कि इंटेलिजेंट गेस मैं कर रहा हूं कि इस साल और 2021 में जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस होंगे या इंटरव्यू होंगे उसमें इन्वायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट पर जो पॉलिसी बनी है, इस पॉलिसी में क्या शॉर्टकमिंग्स हैं, क्या अच्छाई हैं, इस पर कोर्ट्स ने क्या कहा है, जरूर प्रश्न आएंगे। आज मैं बात करना चाह रहा हूं क्योंकि कल वो डेडलाइन समाप्त हो रही है जो भारत सरकार ने दी है। लोगों से सजेशंस मांगे हैं इन्वायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट पॉलिसी पे। ये जो नई पॉलिसी है एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट की, ये 23 मार्च को पब्लिश हुई थी और अब इसकी कल लास्ट डेट है। पूरे देश में बड़ी एंजाइटी है इसे लेके। सरकार पर इल्जाम लग रहे हैं एक बार फिर कि ये प्रो बिजनेस पॉलिसी है, सूट बूट की सरकार है। और वैसे भी आपको मालूम है कि अभी जब रक्षाबंधन हुआ तो देश के बहुत से लड़कियों ने अपने भाइयों के बजाय पेड़ों के राखी बांध दी, और अब इस बार में तो शायद कम ही लोगों को शक होगा कि जो सरकार है वो एक धर्म विशेष की तरफ टिल्ट कर रही है। तो फिर मैं चाहता हूं कि आज की बात, जन्माष्टमी भी है, हिंदू धर्म से शुरू करें कि हिंदू धर्म में प्रकृति की और नेचर की और इन्वायरमेंटल पोल्यूशन के लिए जो बातें कही गई हैं वो बहुत अहम है। अब आप देख लीजिए कि ये ड्यूटी है हर हिंदू की, धार्मिक ड्यूटी है कि वो धर्म है उसका कि वो इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करे। हिंदू धर्म में कर्मा का डॉक्ट्रिन है कि हर चीज का एक्शन रिएक्शन होता है। तो अब अगर आपने कोई काम आज किया बुरा तो उसका बुरा नतीजा होगा। गोधरा की कॉन्टेक्स्ट में ये एक्शन रिएक्शन थ्योरी पहले आ चुकी है। तो अब अगर आज हम अपने इन्वायरमेंट को बुरा कर देंगे तो आने वाली पीढ़ियों के लिए जो है वो कुछ नहीं बचेगा, और ये जो इंटरजनरेशनल इक्विटी है हम उसको वायलेट कर रहे होंगे। अथर्ववेद में साफ तौर से कहा गया है कि जो मदर अर्थ है उसकी तरफ रिस्पेक्टफुली बिहेव करना है। और कैसे बिहेव करना है? बाय मेकिंग श्योर कि हमारी जो भी एक्टिविटीज हैं वो हर्ट ना करे इस मदर अर्थ के वाइटल्स को, उसकी बॉडी को, उसकी अपीयरेंस को। पुराणों में ले लेंगे तो आप देखिए कि गंगा मां ये तो पूरी गॉडेस है, ये तो धरती पर आई है हम लोगों का कल्याण करने के लिए। ये तो एक एसेंशियल साइट ऑफ वर्शिप है, इसमें जाके नहाने से तो पाप धुल जाते हैं। उसके अलावा आप देखेंगे कि पूरे धर्म में नदियों की, पहाड़ों की, पेड़ों की, जानवरों की, अर्थ की, इन सब की पूजा है। और जो ये पूरे पंच महाभूतास हैं, स्पेस, एयर, फायर, वाटर, अर्थ, ये तो पूरी एक फाउंडेशन है उस इंटरकनेक्टेड वेब ऑफ लाइफ की जिसमें हिंदू धर्म विश्वास करता है और हमें बताता है कि हम रेस्ट्रेंट करें कंजम्पशन में, हम सिंपल लाइफ जिएं और हम आने वाली पीढ़ियों के लिए जरूर इस धरती को उसी हालत में छोड़ें जिसमें हमने इसे पाया है। ये जो इन्वायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट है इसका ओरिजिन तो 1960s में यूएसए में हुआ
और फिर 70s में विश्व के कई वेस्टर्न देशों ने इसे अपना लिया, कनाडा ने, ऑस्ट्रेलिया ने, न्यूजीलैंड ने, नीदरलैंड ने। और इसमें करा यह जाता है कि इसमें प्रोजेक्ट स्क्रीनिंग होती है, स्कोपिंग होती है, रिव्यू होती है, उसके पब्लिक पार्टिसिपेशन होती है, डिसीजन मेकिंग के अल्टरनेटिव मेथड्स देखे जाते हैं कि ये प्रोजेक्ट आ रहा है तो इसके बजाय अगर ये कर लें तो क्या बेहतर होगा। और इसमें पूरा पर्पस इसका ये है कि हम इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन को प्रिवेंट करें, मिटिगेट करें, कंट्रोल करें और सामाजिक और इन्वायरमेंटल, सोशल और इन्वायरमेंटल इंपैक्ट जो हैं उनको जरूर देख लें जिस समय हम कोई नया प्रोजेक्ट करने जा रहे हैं। न्यूजीलैंड और कनाडा जो हैं वो क्यूमुलेटिव इंपैक्ट असेसमेंट करते हैं और वो माना जाता है कि ये असेसमेंट बेहतर है। विश्व के 100 से ज्यादा देशों में इन्वायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट है। सिंगापुर जो है वो इसमें बहुत आगे माना जाता है कि उनका बहुत अच्छा लॉ है। एशिया का लॉ जरा खराब है, एशियन कंट्रीज का, उसमें पुअर स्कोपिंग है, पुअर इंपैक्ट प्रेडिक्शन है और लिमिटेड पब्लिक पार्टिसिपेशन है। अब ये जो नई पॉलिसी आई है, गो के मंत्री जी जो प्रकाश जावड़ेकर जी हैं उन्होंने कहा ये फाइनल नहीं है। मैं मंत्री जी से खुद मिला हूं, तमाम मंत्री वहां बैठे हुए थे, एमपीज बैठे हुए थे, स्टेट के लीडर्स बैठे हुए थे, मुझसे मिले उन सबको छोड़ के। और मैं ये समझता हूं कि जो भी ये क्रिटिसिज्म इन्वायरमेंटल एक्टिविस्ट ने किया है उसको ध्यान में रख के पॉलिसी में जरूर इंप्रूवमेंट किया जाएगा। अब ये देख लें कि हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट में ग्रीन बेंच हुआ करती थी, हर फ्राइडे में बैठती थी। जस्टिस कुलदीप सिंह उसके लिए बहुत उन्होंने कंट्रीब्यूट किया है। और हमने जो इन्वायरमेंट की तरफ कदम बढ़ाया वो जब स्टॉकहोम डिक्लेरेशन 1972 में हुआ, इंदिरा जी प्रधानमंत्री थी, भारत सिग्नेटरी बना। उसके बाद 74 में वाटर पोल्यूशन एक्ट आया, फिर 81 में एयर पोल्यूशन एक्ट आया, फिर 1984 में भोपाल की वो बहुत बड़ी गैस ट्रेजेडी हो गई जिसमें हजारों लोगों की जान चली गई। और फिर राजीव गांधी, जिनके बारे में हमने कल एक वीडियो बनाया था कि किस तरह से लोग कोर्ट में गए और उनकी सिटीजनशिप को चैलेंज किया, आप वो वीडियो भी देख लीजिए। तो राजीव गांधी वो लॉ लाए, एक प्रोग्रेसिव लॉ जो एक अम्ब्रेला लेजिस्लेशन एनवायरमेंट पे प्रोवाइड करता है, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986। और जो ईआईए के फर्स्ट नॉर्म्स आए वो 1994 में आए और ये कहा गया कि हर वो जो प्रोजेक्ट है वो ईआईए की प्रोसेस से गुजरेगा, इन्वायरमेंटल क्लियरेंस पहले लेगा। फिर ये 1994 के ईआईए को रिप्लेस किया गया 2006 में और अब 2020 में इसको फिर से रीड्राफ्ट किया जा रहा है ताकि इनकॉर्पोरेट कर लिए जाएं जो अमेंडमेंट इस बीच हुए हैं, जो कोर्ट के ऑर्डर 2006 के बाद से हुए हैं। और ताकि सरकार ने यह कहा है अपनी तरफ से कि ईआईए की प्रोसेस को मोर ट्रांसपेरेंट और एक्सपीडिएंट बना दिया जाए। इस वीडियो में हम देखेंगे क्या क्या चेंजेस हैं, क्या ये ईआईए जो है ये लीगल भी है। इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट का सेक्शन 3 इसमें क्या कहता है। अब जो बिजनेस के कंसर्न्स रहे हैं उनको बहुत ज्यादा अच्छी तरह ये लॉ एड्रेस कर रहा है, ये पॉलिसी। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि वो जो इल्जाम लगाया गया था सूट बूट की सरकार का, उसको फिर बल मिल रहा है। 2014 के इलेक्शन में खुद प्रधानमंत्री मोदी ने कई बार जयंती टैक्स का जिक्र किया और यह कहा कि ये जयंती नटराजन इन्वायरमेंट मिनिस्टर थी कि वहां पर क्लियरेंस नहीं हो रही है फाइल्स की जब तक ये टैक्स ना दिया जाए। तो अब ईज ऑफ बिजनेस के नाम में बहुत सी जो रेस्ट्रिक्शंस थी, कंडीशंस थी क्लियरेंस की, उनको हल्का किया जा रहा है और डेवलपमेंट तेजी से हो, इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़े, ये पर्पस है। और हमेशा ये कहा जाता है कि ये जो इन्वायरमेंटल कंसर्न्स हैं, ये जो लिबरलाइजेशन की स्पिरिट है उसके विरोध है। जो पर्यावरण एक्टिविस्ट हैं उनका यह कहना है कि ये जो ईआईए रिपोर्ट्स पहले भी रही हैं वो काफी खराब रिपोर्ट्स रही हैं, वो शॉर्टी रिपोर्ट्स रही हैं। और अब जो ये पॉलिसीज आई है, इस पॉलिसी में अकाउंटेबिलिटी प्रमोट नहीं हो रही,
इसमें लैक ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव विल टू हैव अकाउंटेबिलिटी नजर आ रही है। इंडस्ट्रीज को इसमें ज्यादा आसानी और बेहतर चीजें प्रोवाइड की जा रही हैं। तो ये प्रो इंडस्ट्री है रादर देन प्रो इन्वायरमेंट। ये गवर्नमेंट की डिस्क्रिशनरी पावर्स को बढ़ाती है, ये पब्लिक एंगेजमेंट रिड्यूस करती है। अभी इसके बारे में हम बात करेंगे। अब इस पॉलिसी में जैसे ये आ गया कि गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि कौन से स्ट्रेटेजिक प्रोजेक्ट हैं। आमतौर से डिफेंस और सिक्योरिटी वाले मामलात को स्ट्रेटेजिक माना जाता है, वो बात ठीक भी है, लेकिन इन स्ट्रेटेजिक प्रोजेक्ट्स जिनको कह दिया जाएगा उनके बारे में कोई इंफॉर्मेशन पब्लिक डोमेन में नहीं लाई जाएगी। देखिए, आरटीआई के सिलसिले में यह बात हमेशा कही जाती रही है कि करप्शन थ्राइव्स इन सीक्रेट प्लेसेस एंड अवॉइड्स पब्लिक स्पेसेस। अब इसमें जो आ रहा है मामला कि ये चीज जो है जो कॉन्फिडेंशियल रखी जाएगी, इससे बहुत लोगों को चिंता है। तो समरी क्लियरेंसेस होंगी, क्विक क्लियरेंसेस होंगी और उनकी इतनी प्रॉपर स्क्रूटनी नहीं होगी। तो एक लॉन्ग लिस्ट हो गई है एग्जेम्प्टेड प्रोजेक्ट्स की, और उसमें जैसे कह दिया गया स्ट्रेटेजिक के नाम पे कि जो रोड्स और पाइपलाइंस होंगी बॉर्डर एरियाज में, उनमें कोई पब्लिक कंसल्टेशन, पब्लिक हियरिंग नहीं होगी। और बॉर्डर एरिया को डिफाइन किया कि जो 100 किलोमीटर होगी फ्रॉम लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। और आपको मालूम है इसमें अभी चाइना से लेके हमारा काफी डिस्प्यूट चल रहा है, और इस वजह से हंगामा है बरपा, क्योंकि पब्लिक कंसल्टेशन जो है उसको कम किया जा रहा है, एक्टिविस्ट की आवाज को कम किया जा रहा है। ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट को नहीं सुनते, मत सुनो, पर्यावरण एक्टिविस्ट को तो सुनना चाहिए। और ये जो पूरा नॉर्थ ईस्ट इससे इफेक्ट होना है, उसकी वजह से आप सोचिए कि इतनी रिच हमारी वहां बायोडाइवर्सिटी है, उसको अब खतरा पैदा हो रहा है। फिर जो ये एग्जेम्प्टेड इंडस्ट्रीज में क्या आ रही हैं, ऑल इनलैंड एंड वाटरवेज प्रोजेक्ट, नितिन गडकरी साहब के लिए बहुत बड़ी जीत है ये। फिर ये बात हो रही है कि एक्सपेंशन एंड वाइडनिंग ऑफ नेशनल हाईवेज, अब ये हाईवेज जंगलों से गुजरेंगे, ड्रेजिंग ऑफ मेजर रिवर्स इसमें इन्वॉल्व होगी, और इन सब चीजों का एग्जम्पशन है। फिर बात हो रही है कि बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स, और आपको मालूम है कि बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन से बहुत पोल्यूशन होता है। दिल्ली में जब भी ये नवंबर दिसंबर दिवाली के बाद के मामलात हुए, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज रोका जाता है। और आप सोचिए कि अभी जो EIA है वो पाबंदी लगा रही है 20,000 स्क्वायर मीटर तक के प्रोजेक्ट्स पे। अब नई EIA कह रही है 1,50,000 स्क्वायर मीटर्स के जो प्रोजेक्ट्स होंगे, ये जो साइज है 1,50,000 स्क्वायर मीटर, ये एक एयरपोर्ट बनाने के बराबर है। तो मैं ये समझता हूं कि ये वाला जो डिसीजन है ये पहले भी चैलेंज हो चुका है 2016 में दिसंबर में, अब ये दोबारा आ गया है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल दिसंबर 2017 में इसको क्वैश कर चुका है। सुप्रीम कोर्ट गई सरकार, वहां से भी कोई रिलीफ नहीं मिली। एक और बड़ा कंट्रोवर्शियल जो प्रोविजन EIA में आ गया है वो है पोस्ट फैक्टो प्रोजेक्ट क्लियरेंस। इसमें 40 ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिनको मैंने अभी आपको बता दिया था, जो एग्जेम्प्टेड हैं और उनमें आप बाद में क्लियरेंस ले सकते हैं। अजीब बात है, यह है कि काम शुरू हो जाएगा, काम नहीं रुकेगा। और यह किसका काम है? इंडस्ट्रियलिस्ट का। किसका काम है? कॉरपोरेट्स का और डेवलपर्स का। और उनको बताया गया कि साहब ये भी रीइटरेशन है मार्च 2017 की पॉलिसी का कि साहब इसको रेमेडी करने के लिए कोई वायलेशन करेगा तो 1.5 से 2 टाइम्स तक जो इकोलॉजिकल डैमेज हुआ है, उसमें जो इकोनॉमिक बेनिफिट उन्होंने ड्राइव किया है, उस तरह का फाइन लग जाएगा। कहीं ये बात कही गई कि पर डे 2,000 से 10,000 तक का फाइन लग जाएगा। अब सोचिए कि इलीगल माइनिंग हो रही है रेत की, सैंड की, उसमें सैकड़ों ट्रक एक दिन में निकल जा रहे हैं। अगर उसमें हमने 2,000 रुपए का फाइन लगाया, उससे कोई इन्वायरमेंट को फायदा नहीं होने वाला है। सुप्रीम कोर्ट ने अप्रैल 1, 2020 को एक्स पोस्ट फैक्टो इन्वायरमेंटल क्लियरेंस के बारे में कहा कि यह लॉ के विरुद्ध है, कंट्रेरी टू लॉ है। यानी आप देखिए कि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को पलटा जा रहा है।
हमारे माइंड में कौन सा जजमेंट है जो एक सिर्फ पलटा गया भारत के इतिहास में हम समझते हैं शाहबानो का? यही हमारी हिपोक्रेसी है। और उसी को मैं बताना चाह रहा हूं कि सैकड़ों जजमेंट्स ऐसे हैं, कोर्ट के ऑर्डर्स हैं जिन्हें सरकारें पलटती रही हैं। और यहां तो देखिए कोई पार्लियामेंट्री लॉ नहीं बन रहा है, एक EIA से हम सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को पलट रहे हैं। फिर एक और चीज जिसके बारे में बहुत कंट्रोवर्सी है कि जो पब्लिक ट्रस्ट, पब्लिक इन्वॉल्वमेंट EIA में था, एक तो उसका हमने टाइम ही जो था पहले 30 दिन था, अब 20 दिन कर दिया। अब पब्लिक को किसी प्रोजेक्ट को स्टडी करने में, आम पब्लिक को कितना समय लगता है, वो टाइम बढ़ाने के बजाय हम घटा रहे हैं। और अब हम पब्लिक के पार्टिसिपेशन को और कम कर रहे हैं, क्योंकि हमने इसमें यह प्रोवाइड कर दिया कि अगर कोई वायलेशन EIA की है तो उसमें या तो गवर्नमेंट जाएगी कंप्लेंट करने या डेवलपर जाएगा। क्या मजे की बात है, कुर्बान इस बात पर कि जो वायलेटर है उसी को ट्रस्ट कर ले, आम पब्लिक को ट्रस्ट ना करें। यानी मुजरिम जो है वो अब जुर्म करके खुद ही जाएगा और अपने खिलाफ FIR कराएगा। इस तरह से मुजरिमों को ट्रस्ट फिर यूपा में भी कर ले, NSA में जो डॉक्टर्स बंद कर रखे हैं उनके बारे में भी कर ले। मैं ये समझता हूं कि पब्लिक को स्कोप न देना कंप्लेंट करने का और वायलेटर से कहना कि वो सो मोटो अपने आप अपने खिलाफ कंप्लेंट करेगा, ये चीज मुझे लगता है कि इस पॉलिसी की एक बहुत बड़ी वीकनेस है। कोई अपने आप आके डेवलपर ये नहीं कहेगा मुझसे गलती हो गई। डिजिटल इन्वायरमेंटल क्लियरेंस का प्रोविजन है। आप देख लीजिए अभी देश में कितना इंटरनेट है। आप देखिए कि बच्चों को ऑनलाइन एग्जाम और ऑनलाइन पढ़ाई में कितनी दिक्कत हो रही है। अब इसमें ड्यू डिलीजेंस नहीं हो पाएगी अगर ये ऑनलाइन डिजिटल क्लियरेंस होगी। वाइल्ड लाइफ क्लियरेंस जो है उसका रिक्वायरमेंट भी डाइल्यूट कर दिया गया है और उसके बारे में यह कह दिया गया है कि सिर्फ उन प्रोजेक्ट्स के बारे में जो 10 किलोमीटर नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में आएंगे उनमें वाइल्ड लाइफ क्लियरेंस की जरूरत होगी। अब ये 1986 के लॉ के बारे में आ जाए, ये सेक्शन 3 है और इस सेक्शन, पहले तो लॉ की प्रीएम्बल सुन लीजिए कि ये लॉ 86 में बन रहा है। कहा जा रहा है एन एक्ट टू प्रोवाइड फॉर द प्रोटेक्शन एंड इंप्रूवमेंट ऑफ इन्वायरमेंट एंड मैटर्स कनेक्टेड देयरविद। और एक्सटेंड सुन लीजिए, 1986 का लॉ है, 370 अभी है, अभी 5 अगस्त 2019 नहीं आया, लेकिन यह लॉ पूरे देश पे लागू किया गया इंक्लूडिंग कश्मीर। तो जो हम ये कहते हैं कि अब 5 अगस्त के बाद फुल इंटीग्रेशन हुआ, अरे जो लॉ हम चाहते थे वो कश्मीर पर हम लागू कर देते थे। आइए अब सेक्शन 3 के बारे में। सेक्शन 3 इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट कहता है कि रेस्ट्रिक्शंस लगा सकते हैं न्यू प्रोजेक्ट के बारे में, उनके एक्सपेंशन के बारे में, उनके मॉडर्नाइजेशन के बारे में, और ये सारे मेजर सरकार लेगी फॉर द बेनिफिट ऑफ इन्वायरमेंट। यही बात सुप्रीम कोर्ट ने, जो मैंने अभी कोट की थी, अप्रैल 1, 2020 में कही थी कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो भी डिसीजन ले वो होना चाहिए फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ इन्वायरमेंट। EIA से इन्वायरमेंट प्रोटेक्ट होगा या नहीं होगा, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। बिल्कुल साफ तौर से ड्यूटी है सेंट्रल गवर्नमेंट की टू टेक ऑल मेजर्स इट डीम्स नेसेसरी और एक्सपीडिएंट for the purposes of protecting and improving the quality of environment and preventing and controlling and abating environmental pollution। ये EIA से मुझे लगता है कि environmental protection नहीं हो रहा है। अब आप देख लीजिए कि जो EIA हैं ये रूल्स हैं। Environmental Protection Act सेक्शन 3 है जो मैंने आपको पढ़ दिया। रूल्स जो हैं सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन है, पेरेंट लॉ के खिलाफ जा रहे हैं, इसलिए इसमें इलीगैलिटी का प्रश्न है। यही बात मैं आपको NPR NRC में बता चुका हूं कि NPR जो है वो कहीं सिटीजनशिप एक्ट में नहीं है, लेकिन 2003 के रूल्स में वो बात आ गई और ये चीज जो है ये अच्छी चीज मेरे हिसाब से नहीं है। अपोजिशन इसका काफी विरोध कर रही है। राहुल गांधी ने कहा है कि EIA डिसग्रेसफुल है, डेंजरस है और डिजास्टर होगा। इसमें जो हमने दशकों से एनवायरनमेंट पे काम किया है, लड़ाइयां लड़ी हैं, वो सारा खत्म हो जाएगा और इसमें कम्युनिटी की वॉइसेस को दबाने की कोशिश की जा रही है।
डेनमार्क और सिंगापुर के बारे में मैं आपसे पहले भी कह चुका हूं कि हमको उनसे सीखना चाहिए, जहां पर ईज ऑफ बिजनेस भी है और इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन भी है साथ में। वो हमारे लिए एक मिसाल बन सकते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि भारत सरकार जो ये सारे सजेशंस आए हैं और जो इन पॉलिसीज के बारे में शॉर्टकमिंग्स पॉइंट आउट की गई हैं, उनको बहुत गौर से कंसीडर करेगी और इस पॉलिसी में जरूर कोई ना कोई मॉडिफिकेशन होकर इंप्रूवमेंट होगा। लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज आपको पसंद आती है तो मेरी रिक्वेस्ट है कि हमारे इस वीडियो को वाइडली शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर क्लिक करें। अब हमने लीगल अवेयरनेस के नाम से एक ऐप बना दिया है जो आप गूगल ऐप स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर डाउनलोड करने में आपको प्रॉब्लम हो रही है तो ये नंबर आपके स्क्रीन पर आ रहा है, एक मिस कॉल दे दीजिए, ऐप आप तक पहुंच जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।